कल्चर इंडिया की इस सीरीज जिस पर हम कर रहे हैं हेरिटेज वॉक, और आज हम पहुंचे हैं कंपनी गार्डन, जहाँ पर हम लोग कंपनी गार्डन नहीं, ये लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स और देश के तमाम सारे न्यायविद यहीं बैठकर पढ़ाई किया करते थे। और जिनके साथ हम ये लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है यूनेस्को एडवाइजरी कमेटी के एकमात्र इंडियन मेंबर और साथ में यहाँ के लाइब्रेरियन भी। आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे और एक्सप्लोर करते हैं ये खूबसूरत सी लाइब्रेरी। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बाकी सारी बातचीत जो है हमें जिस तरीके से करनी है उसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन शुरू करेंगे इस परिसर से। मतलब किस तरीके का की चीज़ें यहाँ पर आपने डेवलप करी हैं जब से आप यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो राज की लाइब्रेरी में हम लोग बैठे हुए हैं, बचपन से इसको देख के बड़े हुए हैं। बाहर से बिल्कुल वैसा ही है, अंदर से कितना बदला है ये सिर्फ आप बता सकते हैं। मैं डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला इस पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस करता हूं कि इस पुस्तकालय में मुझे काम करने का मौका मिला और एक लाइब्रेरियन के रूप में मैं आम आदमी को अपनी सेवाएं मुहैया करा पा रहा हूं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का एक नैसर्गिक नियम है और कोई भी संस्था या समाज यदि जो वर्तमान परिवेश है या जो आगामी स्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है या अपने आप को ढालता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पिछड़ जाता है। इस संस्था की उन्हीं आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, चूँकि मैं इस पुस्तकालय का कार्यालय अध्यक्ष हूँ, तो वो सारे इनिशिएटिव, चाहे वो पाठक रीडर सर्विसेज के रिलेटेड हों, पाठ्य सामग्री के रिलेटेड हों, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हों, प्लस जो हमारे परंपरागत पाठक हैं उनसे संबंधित हों, उन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया, उनके विषय में प्लानिंग की और ये कोशिश की कि हमारे जो ट्रेडिशनल रीडर हैं, जो कि दो तरह का आज हमारे पास जो पाठक समूह है, दो तरह का वर्ग। एक ऐसा वर्ग है जो कि 50 साल या 40 साल से नीचे का वर्ग है, जिनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, विषयों की अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी सर्विसेज वो डिफरेंट टाइप की चाहते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो 50 से ऊपर का है, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं। आज भी वो उतने टेक फ्रेंडली नहीं है। हमें दोनों लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना है ताकि टेक्नोलॉजी का भूत उनके ऊपर सवार ना हावी ना होने पाए, वो भी हमारे नियमित पाठक रहें और जो वर्तमान लोग हैं उनकी आवश्यकताएं भी हम पूरी कर सकें। इनको ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाया है और आईटी से रिलेटेड जो भी आधुनिकतम चीज़ें हो सकती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है ताकि इस पुस्तकालय में आने वाले पाठकों को हम वो सारी नवीनतम सूचनाएं, नवीनतम चीज़ें मुहैया कर सकें, नवीनतम जो सेवाएं हैं वो मुहैया करा सकें। इस दिशा में काम किया। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जब से ये लाइब्रेरी की नींव रखी गई, पहले ये लाइब्रेरी कहीं और थी। पहले यहाँ राजभवन था ब्रिटिश सरकार का, कुछ बैठ के होती थी। फिर कैसे वो शुरू हुई कि जर्नी की, यहाँ आई लाइब्रेरी और फिर लोग आने लगे? लाइब्रेरी के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो बड़ा रोचक इतिहास है। लगभग 1858 में उस समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उत्तर प्रदेश से पहले सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस से पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी
आगरा हुआ करती थी। 1858 में, इन 1858 में ये राजधानी आगरा से इलाहाबाद आई। जब राजधानी आगरा से इलाहाबाद आई तो स्वाभाविक है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट था, सारी सरकारी अमला था, वो भी इलाहाबाद स्विच किया। तो थोड़े समय पश्चात, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश रूल था, तो जो हमारे ज़्यादातर हुक्मरान थे, अधिकारी थे, उनमें बहुतायत ब्रिटिश ऑफिसर्स की थी, और जो इंडियंस कर्मी थे वो सबऑर्डिनेट स्टाफ के रूप में लोग हुआ करते थे। कुछ समय पश्चात ये ब्रिटिशर्स ने ये आवश्यकता महसूस की कि कोई ऐसा स्थान नहीं है इलाहाबाद में जहाँ पर उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को फुलफिल किया जा सके, या जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो शासनादेश हैं, या जो कानून से रिलेटेड जो बुक्स हैं, उनको कहीं एक जगह स्थापित किया जा सके, ताकि उनकी इन तमाम आवश्यकताओं को, पुस्तकीय आवश्यकताएं, उनकी कल्चरल आवश्यकताएं, उनकी मेंटल आवश्यकताएं, उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इस मोटिव के साथ 1863 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल भेजा और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के स्टेट के जो सेक्रेटरी थे उनके पास, कि इलाहाबाद में एक पुस्तकालय कम म्यूजियम की स्थापना की जाए। खाली पुस्तकालय नहीं, उन्होंने एक पुस्तकालय और म्यूजियम हो जहां पर बुक्स के साथ साथ इस तरह के जो एंटीक आइटम हैं उनको भी प्रिजर्व किया जा सके। इस प्रपोजल को उन्होंने भेजा और 1863 में ही ये प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। 1864 में इस काम के लिए आदेश जारी हो गए कि इस तरह का पुस्तकालय और संग्रहालय कंबाइंड रूप से इलाहाबाद में स्थापित किया जाए, और पहली बार इस कार्य हेतु 3600 रुपये, 3600 रुपये 1864 में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए कि ये काम किया जाए। शुरू में ये चीज़ें तो हो गई कि ये पुस्तकालय और म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन उस समय तक यहाँ पर कोई इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। तो इमीडिएटली इस काम को चैथम लाइन में गवर्नमेंट प्रेस का एक कैंपस था, वहाँ पर इस लाइब्रेरी का श्री गणेश हुआ, शुरुआत हो गई। 1864 में चैथम लाइन के गवर्नमेंट प्रेस से इस पुस्तकालय की शुरुआत हुई। कालांतर में काफ़ी समय तक यह पुस्तकालय वहाँ पर संचालित हुआ। उसके पश्चात फिर होली ट्रिनिटी चर्च में ही इस पुस्तकालय को शिफ्ट करने के लिए जगह दी गई। तो कई वर्षों तक यह होली ट्रिनिटी चर्च में भी के एक हिस्से में ये पुस्तकालय संचालित हुआ। उसके पश्चात 1870 के लगभग जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका विजिट हुआ, और उनके मन में एक भाव ये था कि इस स्थान पर जहाँ आज हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या कंपनी बाग जिसे इसके पहले कहते थे, यहाँ पर बैरक्स हुआ करती थी सेना की। उन्होंने इस स्थान को देखा और उनके मन में ये विचार आया कि इस स्थान पर एक लाइब्रेरी का म्यूजियम बनाया जाए, और वो सराउंडिंग में इतने घने पेड़ों से आच्छादित हो कि शोर शराबा से यहाँ बचत हो, और यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप ना की जाए। कालांतर में जो हम आज के उद्यान की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस पुस्तकालय के सराउंडिंग में घना वृक्षारोपण किया जाए, शायद उसी ने बाद में इस उद्यान का स्वरूप लिया होगा, जो मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। और इस पुस्तकालय की स्थापना हुई 1871 में लॉर्ड मेयो द्वारा। इस पुस्तकालय की फाउंडेशन की और
इस पुस्तकालय की बिल्डिंग को बनाने का काम आरंभ हुआ। 1878 में ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गया। इसका आर्किटेक्चर बड़ा यूनिक है। इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरी है, सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी में से एक है ये पूरे भारत में। तो अगर रैंकिंग की बात करें तो हम लोग कई बार ऑर्डर चेंज होता रहता है, कई बार फोर्थ समझते हैं, कई बार सिक्स समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अगर खूबसूरत लाइब्रेरी की बात करें तो नंबर 1 पे है। देखिए, खूबसूरती एक ऐसा पैमाना है जिसे तौला या मापा नहीं जा सकता। खूबसूरती एक्चुअली बसती है आदमी की आंखों में। लेकिन डेफिनेटली मैं किसी पैरामीटर में अपने आप को नहीं ढालना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, परिसर बहुत खूबसूरत है, और शायद इसी का परिणाम है कि तमाम इस तरह के पोल होते रहते हैं या सर्वे होते रहते हैं, उसमें इस लाइब्रेरी को इंडिया की खूबसूरत पुस्तकालयों में जगह मिली है। अभी रिसेंटली हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक स्टडी की थी, उसमें भी उन्होंने हमें इसे इंडिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल लाइब्रेरी में जगह दी। इस तरह की अनेक स्टडी अवेलेबल हैं। जहाँ तक इस लाइब्रेरी के आर्किटेक्ट की बात है तो मिस्टर रास्केल बायने एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जो कि इस लाइब्रेरी के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस लाइब्रेरी का स्वरूप निर्धारित किया, उनकी देख रेख में ये भवन तैयार हुआ। आर्किटेक्ट की भाषा में कहें या सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो इसे गोथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, लेकिन हमारी कई एक्सपर्ट्स से ऐसे भी एक्सपर्ट्स मिले जिन्होंने इसे स्कॉटिश स्ट्रक्चर भी बताया। आर्टिकल पे अलग अलग लिखा, अलग अलग इस तरह की वो मिलती हैं। लेकिन और रास्केल बायने ने केवल इस लाइब्रेरी नहीं, इंडिया की बेहतरीन भवनों का आर्किटेक्ट तैयार किया। उन्होंने कोलकाता में बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं उनकी आर्किटेक्ट तैयार किए। गुजरात अहमदाबाद में उन्होंने तमाम फेमस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट तैयार किए। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट तैयार किया। यहाँ ही हमारे पास एक गिरजाघर है, पत्थर गिरजा, उसका तैयार किया। तो उनका बहुत इंडिया में तो काम था ही, वर्ल्ड वाइड बड़ा अच्छा काम था। तो उनकी देख रेख में ये भवन तैयार हुआ। इस भवन को बनाने में ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं कि चुनार से जो पत्थर, चूँकि आपने देखा होगा कि पत्थर की बिल्डिंग है, तो इसके पत्थरों को चुनार से लाया गया था। और इस भवन को तैयार होने में उस समय 1,90,000 रुपये का खर्चा आया था। इस पूरे भवन को तैयार हो, बताइए, लगभग 200 साल से भी पुरानी बात है। उसके बाद कई बार इसको सही तरीके से बनाया गया, मतलब रिस्टोरेशन किया गया इसका, रिस्टोर करने के लिए, चीज़ों को और सही करने के लिए। आपके टाइम पे भी हुआ? चूँकि लाइब्रेरी थी तो लाइब्रेरी साइंस में कहा जाता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी सदैव वर्धनशील संस्था है जो उसकी नियमित रूप से एक्सपेंड करती है। आज हमारे पास 100 किताबें हैं, कल 150 हुई, 200 हुई, इस तरह से। तो इसे ध्यान में रखते हुए शुरू में हमारे पास एक रीडिंग हॉल, स्टैक रूम और बिल्डिंग थी। उसके पश्चात जैसे जैसे स्थानाभाव हुआ, पुस्तकों की संख्या बढ़ी, पाठकों की संख्या बढ़ी, लोगों को सर्विसेज जो दी जा रही थी उनमें इजाफा हुआ, वैसे वैसे बिल्डिंग में भी इजाफा हुआ। और इस बिल्डिंग में इसके जो स्टैक रूम हैं उनमें एक्सपेंशन हुआ, रीडिंग रूम में एक्सपेंशन हुआ। तो इस तरह से आज फ़िलहाल में हमारे यहाँ एक बड़ा सा एक रीडिंग हॉल है, 3 स्टैक रूम हैं जिन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से हम जानते हैं। और अभी हाल ही में जो हमारा रीडिंग हॉल है उसकी सीटिंग कैपेसिटी को भी मैंने स्पेस मैनेजमेंट करते हुए, अभी तक हमारी सीटिंग कैपेसिटी करीब 80 लोगों की थी, 80 रीडर्स की थी।
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि हमसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। तो उसे मीट आउट करने के लिए मैंने प्रयास किया है और इंटरनल स्पेस मैनेजमेंट करते हुए अपने रीडिंग हॉल की सीटिंग कैपेसिटी को इन्हेंस किया है और लगभग 120 की सीटिंग कैपेसिटी हमारी हो गई है। इसके अलावा हमने आईटी के लिए एक अलग से स्थान डेवलप किया है, जहां पर स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड चीज़ें ही की जा सकती हैं। थोड़ी लाइब्रेरी की बात को पोस्टपोन करते हैं, जब आप लाइब्रेरी हमें घुमाएंगे तब बात करें, थोड़ी सी व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैसी जर्नी है, आप कैसे देखते हैं उसको, बुंदेलखंड के गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचना? मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोगों की शिक्षा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़े होके ये बन जाएंगे। कक्षा 10 पढ़ के कक्षा 11 में आ गए, इसलिए क्योंकि अब 10 कंप्लीट हो गया तो 11 पढ़ना है। जब 11 पढ़ लिया तो अब इंटर करना ही करना है। जब इंटर कर लिया तो ग्रेजुएशन भी करना है। तो इस सीक्वेंस में पढ़ते चले गए। हाँ, जब मैं इंटर में पढ़ता था तो हमारी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उरई में मैं पढ़ता था। उसी दौरान उरई में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की स्थापना हुई हमारे जीआईसी कैंपस में ही। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था, तो चूंकि नई लाइब्रेरी बनी थी, उसमें कुर्सी भी नई थी, उसमें अलमारी भी नई थी, किताबें भी नए थे, और मैं ईमानदारी से कहूँ तो लाइब्रेरी का इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा था। इतनी ढेर सारी अलमारी, उसमें हजारों किताबें, बीच में इतना अच्छा फर्नीचर। तो मैंने इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट, इसके पहले चूंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकला भी नहीं था, पहली बार देखा था, तो मुझे अपील करती थी वो लाइब्रेरी। और मुझे जब भी मौका मिलता था, स्कूल में जब भी कोई पीरियड खाली होता था या जब भी मुझे मौका मिलता था, तो बगल में ही थी, तो मैं उस लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था और वो मुझे आकर्षित करती थी। उसके पश्चात अच्छा लगता था वहाँ बैठना। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उस समय प्राइवेट एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जितनी भी शिक्षा थी वो सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित थी। हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 कोर्स चला करते थे, एमबीए और बीलिप। तो ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक था, तो ये हुआ कि एमबीए कर लिया जाए। और एमबीए पूरी यूपी में शायद चुनिंदा जगहों पर था और शायद सैकड़ों में सीटें रही होंगी। तो मैं झांसी गया, मैंने कहा कि एमबीए का फॉर्म भर दें। तो जब वहाँ पर गया तो काउंटर में उसने बताया कि साहब एमबीए का फॉर्म की लास्ट डेट कल ख़त्म हो गई। तो मैं 100 किलोमीटर चल के गया था, तो पिताजी ने पैसे भी दे दिए थे 100-150 रुपए की, इतने में फार्म भर के आना। तो मैं बैठ गया निराश होके वहाँ पर। तो काउंटर वाला भी खाली था, तो उसने देखा तो फिर मुझे बुलाया, बोले आप इधर आइए। हमने कहा कहाँ से आए हैं? मैंने बताया मैं 100 किलोमीटर दूर उरई से आया हूँ। बोले ऐसा है, बीलिप का फार्म निकला है, अभी उसकी लास्ट डेट है, क्यों नहीं उसे भर देते हो, कुछ हो जाए। तो हमने कहा पिताजी ने पैसा दिए ही हैं तो खर्चा करके ही चले। तो फार्म फिर बीलिप का भर दिया। उन्होंने बताया कि इतनी तारीख को आ जाइएगा, 20 सीटें हैं। एंट्रेंस होता था उस समय बीलिप में भी। तो फिर एंट्रेंस दिया और सिलेक्शन हो गया और फिर मैं बीलिप करने लग गया और फिर उसमें मज़ा भी आने लगा। तो बस ऐसे ही सिलसिला चल पड़ा और फिर गाड़ी अभी भी आगे जा ही रही है। ये तो हो गई शुरुआत वाली जर्नी। अभी रिसेंट यूनेस्को की आप कमेटी में हैं, इंडियन इकलौते मेंबर हैं। थोड़ा सा वो वाली जर्नी शुरू करेंगे, पर्सनल माइलस्टोन क्या क्या है? एक बहुत ही मुझे इस दौरान जब मैंने पढ़ा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक चीज़ होती है, तो सच्चाई ये है कि मैंने 2 साल पहले भारत सरकार में एक बहुत ही बेहतरीन संस्था है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, IGNCA। IGNCA में मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला और मुझे वहाँ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के विषय में जानने का मौका मिला। तो मैं इसके पहले सिर्फ इतना ही जानता था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट
कि जब बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए या कोई बहुत भीषण आपात स्थिति पैदा हो जाए, उसमें जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलता है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। हाँ। लाइब्रेरी में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज मेरे कभी हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन उस वर्कशॉप, इंटरनेशनल वर्कशॉप थी, वहाँ पर वर्ल्ड के जो बेस्ट इस फील्ड के लोग थे वो अवेलेबल थे। उनके साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि ये तो लाइब्रेरीज के लिए, म्यूजियम्स के लिए, यूनेस्को 4 संस्थाओं के लिए, लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्काइव्स और गैलरीज, इनके लिए एक टर्म यूज करता है मेमोरी इंस्टीट्यूशन। मेमोरी इंस्टीट्यूशन, हाँ। तो वो वर्कशॉप थी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन मेमोरी इंस्टीट्यूशन। तब मुझे पता चला कि मेमोरी इंस्टीट्यूशन के लिए तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कितना आवश्यक है। वास्तव में किसी राष्ट्र को, किसी समाज को अगर उसकी जड़ों से काटना है तो इन इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दीजिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। वहाँ की कल्चर से, वहाँ के साहित्य से, अपने अतीत से अगर हम किसी को काट देंगे, बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाती हैं। और संयोग से इंडिया में इस दिशा में वैक्यूम था। लाइब्रेरी में हमारी जानकारी के हिसाब से तो अभी भी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान जैसी चीज इंडिया के संभवतः किसी लाइब्रेरी के पास नहीं है। मैं इस पर काम कर रहा हूं और शायद मैं वो खुशनसीब आदमी बनूं कि इस लाइब्रेरी में मैं इंडिया का पहला डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान लेके आऊं। उस पर मैं काम कर रहा हूं और देखिए कितनी सफलता। तो उसके पश्चात फिर मैंने कुछ अपने प्रेजेंटेशन दिए, पेपर वगैरह लिखे, वो पेपर अच्छी जगह पब्लिश वगैरह हुए, लोगों ने पढ़े। अचानक मुझे 1 साल पहले एक मेल मिला। वो मेल यूनेस्को की तरफ से था दैट यूनेस्को ने आपको अपनी एडवाइजरी कमेटी में रखा है और आपको इसकी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बैंकॉक, थाईलैंड में होने जा रही है, उसमें आपको इनवाइट किया है। तो मेरे लिए ये बड़ा बहुत ही खुशी का मौका था कि यूनेस्को जैसी संस्था, जैसे मैं पढ़ा करता था जिसके विषय में, उस संस्था ने हमें अपनी एडवाइजरी बोर्ड में रखा है और मुझे इसके लिए बुलाया है। तो डेफिनेटली एक चैलेंज था। तो लेकिन फिर मैंने तैयारी की कि उस जो उनकी बैठक, एडवाइजरी कमेटी की बैठक बैंकॉक में होगी, वहाँ मैं जाऊँगा। वहाँ पर मैं इंडिया की तरफ से मैं गया और वहाँ पर उस बैठक का एजेंडा ये था कि यूनेस्को एक टूल किट पर काम कर रहा था कि जितने भी मेमोरी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसकी एक टूल किट बनाई जाए। इस पर वो काम कर रहे थे। उस टूल किट के विषय में बातचीत होनी थी, प्लस उस टूल किट को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एक होता है कि हमने एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट बना लिया, लेकिन वो तो बड़ी अधूरी सी बात हो गई। अगर उन चीज़ों को जब तक ग्रास रूट लेवल पर लाया नहीं जाता है तब तक वो चीज़ें, उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाती है। दूसरी बात ये थी वहाँ पर कि उस टूल किट को फाइनलाइज करना, उसके अलावा उसे एग्जीक्यूशन उसका सुनिश्चित करना। मैं भी वहाँ गया और मैंने, कई देशों के लोग थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने भी एक अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंडिया में भी आवश्यक है। इंडिया में भी फिर ये हुआ कि कुछ इस दिशा में वर्कशॉप आयोजित किया जाए वर्ल्ड वाइड। तो कई देशों के लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने भी एक अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की, ये प्रूफ करने का प्रयास किया कि वर्ल्ड की पहली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की वर्कशॉप क्यों इंडिया में हो, इंडिया में भी वो क्यों इलाहाबाद में हो, प्रयागराज में हो, प्रयागराज में भी क्यों सबसे सूटेबल जगह मैं हूँ उसके लिए एज ए गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी हमारे यहाँ हो। और इस पर मैंने कोशिश की लोगों को समझाने की, अपने तर्क दिए और सभी लोगों ने अपनी बात रखी अपने अपने ढंग से। और शायद मैं खुशनसीब था कि जब उसके विषय में फाइनल निर्णय लिया गया तो ये तय हुआ
कि वर्ल्ड की पहली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूनेस्को स्पॉन्सर्ड अगर कोई वर्कशॉप होगी तो वो इंडिया में और गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में होगी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर सकते हैं? हाँ, कैसे कन्विंस करी? इतने सारे देश थे, बहुत सारे मेंबर थे। हमने उन्हें बताने की कोशिश की कि पहली चीज़ तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है मेमोरी इंस्टीट्यूशन के लिए। मैंने ये बताने की कोशिश की कि इंडिया में इसके विषय में इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर इंडिया, चूँकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई कंट्री को मिला दिया जाए तो उनके बराबर बैठता है। तो अगर हम इंडिया में ये करेंगे तो एक बहुत बड़े वर्ग को हम एड्रेस कर सकेंगे। हमारी बात किसी दूसरे देश में, छोटे देशों में करेंगे तो एक छोटे देश तक ये बात रहेगी। हमारे देश में अगर हम बात करें तो ये दूर तलक जाएगी। एक ये बात हमने प्रूव करने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी बिल्डिंग के विषय में बताया, बिल्डिंग के मैं खूबसूरत पिक्चर्स लेके गया, उन्हें बताया कि हमारी देखिए हेरिटेज बिल्डिंग है और हम बहुत नज़दीक हैं हेरिटेज के और इसके कंजर्वेशन के, और मैं ऑलरेडी इस पर काम कर भी रहा हूँ, तो इसलिए भी हमारे यहाँ ये होनी चाहिए। और उसी दौरान कुंभ का भी आयोजन होने जा रहा था, मैंने उसके विषय में भी बताया और ये कोशिश की कि कुंभ से बिगनिंग के थोड़ा सा पहले ये काम हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से तर्क दिए, लाइब्रेरी के विषय में बताया, अपने कलेक्शन के विषय में बताया, अपने मेरे द्वारा किए गए जो भी एफर्ट्स थे उनके विषय में ये बताकर ये विश्वास जीतने की कोशिश की कि नहीं, मैं बहुत एक्टिव आदमी हूँ और मैं यूनेस्को के इस प्रोजेक्ट को केवल आयोजन तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं इसको इसके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अंततः निर्णय लिया, पैनल ने निर्णय लिया कि नहीं ठीक है, ये सबसे अच्छी जगह ये हो सकती है, और इस तरह से ये चीज़ें। अभी उस पर काम चल रहा है? उस पर हमारी वर्कशॉप आयोजित हो चुकी है। वर्ल्ड के इंडिया से करीब 8-10 राज्यों से लोग आए थे और वर्ल्ड से करीब 4-5 देशों से लोग आए थे और बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर हुआ। और उसके पश्चात जो विभिन्न प्रांतों से लोगों आए थे, उन्हें यूनेस्को टूल किट के विषय में हम लोगों ने बताया, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के विषय में बताया और क्यों वो इस दिशा में वो किस तरह से इनिशिएटिव ले सकते हैं इसके विषय में बताया। प्लस उसी वर्कशॉप के दौरान मैंने अपना टेंटेटिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी पुटअप किया। और अब हम उसको और थोड़ा सा बेहतर बनाने या उसे और अच्छा बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। देखिए कब तक उसको हम फाइनल कर पाते हैं। इतनी सारी चीज़ें करने का मोटिवेशन कैसे आता है कि इसको भी कर लिया जाए, इसको भी कर लिया जाए? देखिए, एक चीज़ होती है, हमें मोटिवेशन जैसी बात इसलिए नहीं आती है कि मुझे ये एहसास ही नहीं होता है कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि कोई कुछ खास टाइप का है। मुझे सरकार ने बाकायदा इस काम के लिए यहाँ अपॉइंट किया है और इस जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस संस्था को, और उस संस्था, चूँकि संयोग ये है कि हमारी लाइब्रेरी एक मॉडल लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है। हम जो काम करते हैं उसको दूसरे लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह की चीज़ें लेके आए जो दूसरे लोग उससे मोटिवेट हो सकें। दूसरा एक हमारा ये मानना है कि सरकारी तंत्र में एक और बात होती है कि जहाँ भी आप जाएंगे तो जो सरकारी तंत्र के लोग होते हैं उनका कहना है कि साहब हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्टाफ की कमी है साहब, फंड की कमी है साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम क्या करें। मेरा मानना है कि ठीक है सारी चीजें हैं, लेकिन आप तो वहां पर हैं और आपका होना रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अभाव में स्वभाव दिखना चाहिए। अभाव में स्वभाव दिखना चाहिए। और मैं एक चीज पर बहुत विश्वास करता हूं कि प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन मनी। अगर आपके पास विजन है और प्रोफेशनल एटीट्यूड है, डेफिनेटली मनी इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्टली। लेकिन
अगर आपके पास विजन है तो इन चीज़ों को विजन के थ्रू और प्रोफेशनल एटीट्यूड के, ये भी सच है कि इतनी ढेर सारी संस्थाएं हैं जो कि हाथ फैलाए बैठी हैं कि कोई अच्छा कर रहा हो तो मैं उसकी मदद करूं, ये भी एक दूसरा पक्ष है। हाँ। तो अगर आप प्रूव तो करिए कि आपके पास काम के प्रति पैशन है, आपके पास डिवोशन है, वास्तव में आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो उसके साथ डेफिनेटली आई एम नॉट लाइब्रेरियन बाय प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप इज माय पैशन। मैं केवल आजीविका के लिए पुस्तकालय में नहीं हूँ, मेरा पैशन भी है पुस्तकालय, एक लाइब्रेरियन होना। और मेरा मानना है कि पुस्तक पठन पाठन कल्चर को मैं जितना बढ़ा सकें समाज में, हम जितना ऐसे आगे तक ले जा सकें, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो बस मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा हूँ। ये टू बी प्रिसाइज ईमानदारी जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमको लाइब्रेरी भी आप घुमाइए, दिखाइए किस तरीके की कौन कौन चीज़ें और आप करिए। सबसे जो बड़ा पॉइंट है क्यूरेशन का जी, कि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है जिनके पास कलेक्शन तो था लेकिन वो अपना कलेक्शन स्टोर नहीं कर पाए जी, और आपने उस विषय में बहुत काम करा है। जी, देखिए ज़्यादातर इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है कि कलेक्शन बहुत अच्छा है लेकिन चीज़ें डैमेज हो रही हैं, या हम जिस तरह से हमको उनको बचाना चाहिए हम बचा नहीं पा रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस की कमी है। इसके लिए डेफिनेटली जैसे दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरत है फंड की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसके विषय में थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। जैसे मेरे पास फंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंड है, लेकिन अपने कलेक्शन को बचाए रखने के लिए 2 4 5 चीज़ें हैं जिनसे आपको बचा लेना है। डस्ट, मॉइस्चर, कागज़ में एसिडिटी आ जाती है, एसिडिटी से हम बचा लेते हैं, अगर जो पेस्ट हैं उनसे बचा लेते हैं। इन 4 चीज़ों से अगर हम बचा लेते हैं तो जो पेपर की क्वालिटी है, जो बुक्स की जीवन है उसको डबल या ट्रिपल किया जा सकता है। सफाई एक ऐसा पक्ष है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है सिवाय एफर्ट्स और मेहनत के। हर इंस्टीट्यूशन ये काम अपने एफर्ट से कर सकता है, सफाई। इसके बाद फिर आ जाती है कि उनकी पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए थोड़ा सा फंड की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोलिंग एक कई बार महंगा भी पड़ जाता है। और अगर पेस्ट कंट्रोलिंग भी साइंटिफिकली की जानी चाहिए, ये भी आवश्यक हो जाए। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ही हार्ड केमिकल रख देते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें पैदा ही ना होने पाएँ। वहाँ वो पूरा एरिया इतना टॉक्सिक हो जाता है कि पेस्ट तो छोड़िए, वहाँ आपको खड़े होने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो पेस्ट कंट्रोलिंग हो वो साइंटिफिकली हो, उसमें उन्हीं केमिकल का यूज किया जाए जो कि हार्मफुल ना हो, जो कि हमारे कागज़ को डैमेज ना कर सकते हो। उनकी नियमित, उस एरिया की नियमित रूप से सफाई हो, वहाँ पर प्रॉपर डस्टिंग हो, प्रॉपर उनकी पेस्ट कंट्रोलिंग होती चले, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का हम इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों से बचें, हम गीले हाथों से ना छुएं। एक बहुत छोटा सा हमने एफर्ट्स किया कि आपने देखा होगा कि जो बहुत रेयर मटेरियल होता है या बहुत पुरानी किताबें होती हैं, तो वो समय के साथ हर चीज़ की एक उम्र होती है, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद कागज़ ब्रिटिल होने लगता है, उसमें एसिडिटी आने लगती है। एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है, एक पेपर आता है बफर पेपर, जिसे इंडिया में श्री अरविंदो आश्रम पुडुचेरी बनाता है। हैंडमेड पेपर होता है। अगर हम अपनी बुक्स को उस हैंडमेड बफर पेपर में कवर करके चीज़ों को रख देते हैं तो डस्ट प्रूफ हो जाती है हमारी किताब। हमारी किताब में एसिडिटी नहीं आती है, मॉइस्चर नहीं आता है। जब इतनी सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो डेफिनेटली कि उस किताब की आयु डबल तो हो ही जाती है कम से कम, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो और बहुत ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है,
बस विजन की ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है। मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि इस विषय में बात की जाए, लोगों से बात की तो पता चला कि इस तरह का आप वो यूज कर सकते हो। मैंने बड़ा सफल प्रयोग किया, मैं कर रहा हूँ। आइए अब लाइब्रेरी की तरफ चलते। सर इतना खूबसूरत रीडिंग हॉल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, थोड़ा तो बताइए इसके बारे में हमें। ये हमारा इस लाइब्रेरी का मुख्य रीडिंग हॉल है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना रिनोवेशन का काम कंप्लीट किया है। इसके पहले हमारी रीडिंग कैपेसिटी जो थी वो, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 80 के करीब थी, लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए हमने स्पेस मैनेजमेंट के द्वारा इसे इन्हेंस करते हुए करीब 120 तक पहुंचाया है। और इस रिनोवेशन के दौरान मैंने ये कोशिश की है कि जो हमारा फर्नीचर हो और जो मेज हो, बुक्स हो, वो इस तरह से हो कि इस रीडिंग हॉल के अकॉर्डिंगली हो। इस रीडिंग हॉल की एक और खासियत ये है कि आप देख रहे होंगे कि इसमें चारों ओर स्टेन ग्लास का प्रयोग किया गया है। स्टेन ग्लास जी, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली आइटम होता है। इन स्टेन ग्लास की बदौलत इसकी खुसूसियत ये है कि अगर जब सूरज इस साइड से होता है तब भी रोशनी यहाँ पर रहती है, जब सूरज दूसरी तरफ जाता है तब भी रोशनी यहाँ पर रहती है, और अस्त होते समय जब इस साइड सूरज होता है तब भी यहाँ पर सफिशिएंट रोशनी होती है। नेचुरल लाइट पर वेंटिलेशन, अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो नेचुरल लाइट के द्वारा और वेंटिलेशन के माध्यम से भी इस पुस्तकालय के उपयोग करने में कोई बाधा नहीं रहती है। ये खास विशेषता है। और आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत है, और हमने कोशिश की है इसे इसकी अपनी मूल अवस्था में मेंटेन मेरे द्वारा जो भी हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग और दूसरी चीज़ें की हैं, उनमें भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा है कि इसके एंटीक लुक को मेंटेन रखा है। बहुत मतलब पूरी तरीके से मेंटेन है, लेकिन अब तो फैन कूलर की आवश्यकता है। आइए आगे प्रोसीड करते हैं लाइब्रेरी की तरफ। सर इस पे जो कंक्रीट की बात करते हैं हम लोग, की कंक्रीट यूज होता है बिल्डिंग को दोबारा से बनाने में। अब तो कई जगह पुरानी बिल्डिंग को बनाने में लोगों ने कंक्रीट का इस्तेमाल कर लिया है, उसकी खूबसूरती तो बड़ी कम हो गई। यहाँ पे जब इसका रिनोवेशन हो रहा था तब कहीं भी उसका सीमेंट वगैरह का नहीं इस्तेमाल हुआ। इस बिल्डिंग का रेनोवेशन निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो भी रिनोवेशन या इसके अनुरक्षण के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान प्रपोजल आते थे, वो ये आते थे कि हम जो सीमेंट है, बालू है, उसका प्रयोग करें। लेकिन मेरा अपना मानना था, इस लाइब्रेरी के हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, कि इसका जो भी मेंटेनेंस हो वो इसकी जो मूल मटेरियल, जो जब इसका निर्माण हुआ जिस मटेरियल से हुआ था उसी से किया जाए, इस पर मेरा जोर था। क्योंकि मेरा मानना था कि उसी से एक, अदरवाइज तो इसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन वो चीज़ें मैच्योर हुई। और ख़ास बात ये कि इसके जो रेनोवेशन हुआ उसमें कोई सीमेंट या इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया। उस बिल्डिंग बनाने के दौरान जो नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, गाद और कोई दाल और चूना और इस तरह से, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके इस रिनोवेशन को अंजाम दिया। सर जो बुक्स यहाँ पर प्रिजर्व करी गई हैं, उनके 3 अलग अलग रूम हैं, मतलब कई जगह अलग अलग तरीके से करी गई, तो क्या क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और ये क्या है सरस्वती कक्ष? हम आपको इस पुस्तकालय के सबसे महत्वपूर्ण, और जितना पुस्तकालय जितना पुराना ये है उतना ही पुराना ये जो स्टैक रूम है हमारा, वहाँ पर लेके चलते हैं। इसे हम लोगों ने सरस्वती कक्ष का नाम दिया है। और उसकी पृष्ठभूमि में भाव ये है कि जैसे कहा जाता है कि सरस्वती अदृश्य है,
तो इस सेक्शन का सरस्वती नाम देने के पीछे एक हमारी फीलिंग ये है कि इस सेक्शन में जो चीज़ें हैं वो करीब करीब दूसरी जगहों पर अप्राप्त हैं। अच्छा। वो ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ यहाँ पर ही हैं और हमारे पास ही हैं, बड़े पैमाने पर। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें, लेकिन उनमें से बड़े पैमाने पर चीज़ें ऐसी हैं जो आज पब्लिकेशन के बाहर हैं और दूसरी जगहों पर भी कई बार उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हमारे पास। और उसमें भी हमारी खूबसूरती ये है कि इतना वेल सिस्टमैटिक हमने जो रखा है वो हमारे एफर्ट्स को और बढ़ा देता है। इसके विषय में मेरी समझ से ज़्यादा समझ जिनको है, और हमारे पुस्तकालय की एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अनुभवी और इस महत्वपूर्ण सेक्शन को संभालने वाली जो हमारी वर्कर हैं, बहुत ही डिवोटेड श्रीमती विभा, हम आपको चाहेंगे कि डेफिनेटली वो यहाँ की इंचार्ज हैं, तो उनकी समझ हमसे 21 ही होगी यहाँ के विषय में। तो मैं चाहूँगा कि इसके विषय में, यहाँ के कलेक्शन के विषय में वो विभा मैडम आपको थोड़ा सा और। हमने ये कहा था शुरुआत में कि हम घूमेंगे और आपके साथ घूमेंगे, तो घूमते हुए हम सबसे मिलवा भी रहे हैं। विभा मैम, बहुत बहुत वेलकम आपका। मैम बताइए अपने इस सरस्वती कक्ष के बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि उन्होंने मुझे कुछ बताने का मौका दिया। और ये हॉल इतना खूबसूरत है, जैसे आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर ही पुराने समय से जो हमारी बिल्डिंग बनी है उसी समय की ये बिल्डिंग उसी समय की है। तो हमें लगा कि कुछ इस हॉल को सजाना चाहिए। तो जैसे कि कुछ पुरानी चीजों को, जो हमारी महत्वपूर्ण बहुत अमूल्य ग्रंथ है, उसको इसमें रखना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि इसको सरस्वती हॉल का नाम दिया गया है, तो इसमें सबसे मेन तो हमारे पास जो गजट ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस गजट के नाम से जानी जाती है, जो कि 1860 से लेकर के और अभी तक आती चली आ रही है। और गजट ऑफ इंडिया में 1900 से लेकर के और 1951 तक हमारे पास कलेक्शन है। और इसके अलावा जो है, जो कि गजट जो आप समझ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं वो उसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और बाहर से लोग भी आते हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास मैगजीन्स हैं, इसमें जर्नल्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, और ज़्यादातर सब 1700 1800 उसी पीरियड्स की सब चली आ रही है। जिसमें अगर मैं नाम लूँगी तो माधुरी है, और आपका नवनीत है, और क्या कहते हैं कादम्बरी, अभी जो रिसेंट अभी चल रही सब मैगजीन्स चल रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे गांधी वांग्मय का हमारा सेक्शन बहुत अच्छा है, ये भी 1800 से चला और अभी तक इसमें पूरा चल रहा है। अच्छा, कैसे लोग आते हैं यहाँ विजिट करने? देखिए, विजिट तो मेन तो ये कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स के लिए लोग पूरे दुनिया में घूमते हैं, और हमारा कलेक्शन तो है, लेकिन बेसिकली जो रिसर्च पर्पस से आते हैं वो यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि जो भी आजकल के मटेरियल है वो तो आपको ऑनलाइन सब मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के मटेरियल जो रिसर्च करने के लिए चाहते हैं वो यहीं पर आते हैं, उनको वहाँ पर मिलते हैं, जो कि डिजिटाइजेशन इनका नहीं है, बेसिकली रिसर्च पर्पस से जो है। हमें थोड़ा सा घुमाइए अपना। मैं इंटरप्ट करूंगा। आपकी खास बात ये है कि लोग हमारे पास, हमारी ख्याति पूरे देश में इस बात के लिए है, कई बार विदेशों में भी इस बात के लिए है कि ये नोटिफिकेशन हमें अगर चाहिए है तो वो ऑथेंटिक जगह है, वहां पर चले जाइए और वहां पर वो मिल जाएगा। कई बार लोग ये भी मान के चलते हैं अगर वहां नहीं मिला तो शायद फिर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस सेक्शन की गजट या इस तरह के, जैसा मैडम ने बताया, बाउंड वॉल्यूम तो बहुत सारी लाइब्रेरी में है। हमारे पास एक पूरी सीरीज है बाउंड वॉल्यूम की, जो कि पुराने जर्नल्स और मैगजीन की और गजट की, चाहे वो सेंट्रल प्रोविंस का गजट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का गजट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का गजट हो। लेकिन जो खास बात
हमारे कलेक्शन की है और जिसका श्रेय आपको जाता है वो ये है कि आप हमसे आज भी 1875 के किसी गजट की मांग करते हैं या बात करते हैं तो वो आपके एफर्ट से या आपके ह्यूमन मैकेनिज्म के द्वारा, इसमें कोई आईटी का वो नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है, के द्वारा आपने इतना अच्छा इसे डेवलप किया है कि आपको विद इन फ्यू मिनट्स 100 साल 120 साल 125 साल पुराना डॉक्यूमेंट आपको कुछ मिनट के अंदर दे सकते। ये बात अलग है कि वो डॉक्यूमेंट दिखाने की स्थिति में है या नहीं, लेकिन ये आपको आपके द्वारा डेवलप इस मैकेनिज्म के द्वारा आप ये बता सकती हैं कि ये डॉक्यूमेंट है और ये इस स्टेज में है। कमाल की बात है भाई, ये श्रेय आपको जाता है। मतलब मेरा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ भी नहीं खत्म हो रहा है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी पूरी विजिट कर रहे हैं हम लोग, तो कमाल कमाल की चीज़ें हैं जो यूनिक बनाता है। इसीलिए वो कहा कि सुंदर खूबसूरत तो है ही, साथ में इतनी अमेजिंग चीज़ें यहाँ पर लोगों ने कर रखी है। आइए मैम थोड़ा सा दिखाइए। ये तो गजट सेक्शन हमारा आपने देखा ये, और ये भी बहुत यूनिक चीज है। ये विधानसभा की जो बैठकें होती थी, ये उनका पूरा कलेक्शन है। विधानसभा की कार्यवाही और जो बैठकें होती थी, ये पूरा कलेक्शन है। लॉयर्स आते होंगे इसके लिए? हाँ, आते हैं। लॉयर्स तो बेसिकली उसी के लिए, गजट के लिए सारा काम उनका उसी से चलता है। हाँ, और ये हमारा पूरा हमने अल्फाबेटिकली बड़ा अच्छा सेट किया हुआ है। जैसे कि आप हिंदी मैगजीन चाहेंगे तो हम अल्फाबेटिकली इस तरह से करके हमने पूरा सेट किया है। तो हमें तुरंत मिलता है कि हमें बहुत ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं। इसमें नंबरिंग भी पड़ी है ताकि ये नंबर नहीं है, ये जो है ईयर लिखा है। अच्छा, ईयर है। हाँ, ये चूंकि बांग्ला मैगजीन है, तो ये उस समय 1323 उससे आता था सन। बांग्ला मैगजीन मतलब तमाम सारी लैंग्वेज की भी चीजें, तमाम सारी लैंग्वेज की। हाँ, इसमें ऐसे हमने इंग्लिश वाले मैगजीन को भी पूरा जो है अल्फाबेटिकली सेट किया। अपना जो भी आएगा, मैं रहूं या ना रहूं, तो भी अपना आएगा तो अपना ढूंढता हुआ चला जाएगा। और क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे रखी हुई है? ये मेन तो यही चीजें हैं। आपका ये इस पूरे उस पे जितने पे आप कमांड करते हैं, सबसे फेवरेट जगह कौन सी है यहाँ पे? इसमें हाँ, जहाँ आपको लगता है कि अगर एंटर किए तो वहां से जरूर होते हुए अपनी चेयर की तरफ जाना है। तब तो मैं गजट ही कहूँगी। वही सबसे यूनिक चीज है यहाँ पर। काफी पुरानी किताबें हैं जिनका बाहर का जो पेज, फ्रंट पेज होता है, ये फट गया है, उनके नंबर्स नहीं है, बट हम इनको फेंक तो सकते नहीं है। तो इसीलिए इनको भी सुरक्षित रखा है कि आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उसको हमने इस तरह से मेंटेन करके रखा है। इधर तरफ भी आप आएंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ किताबें मिलेगी। किताबों की दुनिया में आप हैं तो किताबें मिलेगी। आप पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि आपको विद इन 5 मिनट 2 मिनट, मतलब जो भी कम से कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कर सके, इसलिए इतनी खूबसूरती से यहाँ पर चीजें अरेंज करी गई। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो ये आपने बताया, ये जो कवर बनाए गए हैं, ये लाइब्रेरी साइंस की किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है या कहीं बताया नहीं जाता है। ये चीज़ें विजनरी होती हैं, जो कि आदमी अपने विजन से चीज़ें तैयार करता है। तो ये आपके विजन का आउटपुट है ये, कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो इतने ज़्यादा ब्रिटिल हैं कि उनको अगर आप छुएंगे तो वो वहीं दरक जाएंगे। अगर हम इनको खुला रख देंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले बताया कि 2-3 चीज़ें हैं, मॉइस्चर, टेम्परेचर, डस्ट, तो ये वो तरीका है। अब प्रश्न ये उठता है कि या तो हम एक जो जैसा सरकारी तंत्र में होता है कि हमने सरकार को चिट्ठी लिख दी कि इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है और हम निश्चिंत हो गए, हमने अपनी काम कर दिया। अब कोई हमसे आता है तो हम कह देते हैं कि अब हम क्या करें, पैसा ही नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन ये चीजें इनके पैशन, इनके डेडिकेशन और प्रोफेशनल कमिटमेंट को दर्शाती है। अरे वाह! ये प्रोफेशनल कमिटमेंट, इन्होंने इसकी ड्राइंग तैयार की, इसका खाका तैयार किया और बहुत छोटे से अमाउंट से हम लोगों ने इसे अपने लेवल पे तैयार किया। और इसका परिणाम ये है कि जो डॉक्यूमेंट 10, 20 साल, 25 साल में खत्म होने की संभावना थी, उन्हें हम लोगों ने संभवतः कम से कम 50-100 सालों के लिए
कंजर्व कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। भविष्य में जब हमको डिजिटाइजेशन या इस तरह का कहीं से कोई प्रोजेक्ट मिला तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करके इनको बचा ले जाएंगे। लेकिन आज की डेट में ये सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित अवस्था में है। एक जैसा हमने आपसे कहा कि प्रोफेशनल कमिटमेंट, इसमें कहीं भी मतलब कहीं भी ये चीज पढ़ाई नहीं गई कि इस तरह के डब्बे बना लेना और ऐसे सुरक्षित कर लेना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि मतलब कुछ चीज़ें जुगाड़ से भी बनाई गई हैं और कुछ चीज़ें अपनी इनोवेशन से और अपनी चीज़ों को कैसे खुद से डेवलप कर सकते हैं उससे भी बनाई गई। तो ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये पूरी एक केस स्टडी है। जो हमें इस लाइब्रेरी को घुमा रहे हैं वो लाइब्रेरियन सारे साथ में, और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हम ये आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। इस सब चीज़ों का एक महत्वपूर्ण चीज़, इन सब चीज़ों का एक खास बात ये है कि ये होता है कि कई बार जो मशीनरी होती है वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हुआ करते हैं और उसका श्रेय कहीं दूसरी जगह कई बार चला जाता है। शायद ये एक प्रॉपर लीडरशिप इसे नहीं डिफाइन किया जा सकता। जो कुछ भी इस कक्ष में आपने देखा, इतना वेल मेंटेन और इतना साफ सुथरा, सबसे पहले चूंकि इस सेक्शन की इंचार्ज मैडम है, आपको इसका क्रेडिट, लेकिन अपने साथ ही इन्होंने इन लोगों को, जो हमारे ग्रास रूट लेवल की टीम है, इनको इतना काबिल बनाया है, इतना कमिटेड बनाया है कि यहाँ की अगर ये इनके द्वारा दिए गए निर्देशों को या उनको ये फॉलो ना करें या उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट ना करें तो शायद ये स्थिति पैदा ना हो। लेकिन हमारी जो ग्रास रूट लेवल की फोर्स है वो भी सफाई के प्रति इनको व्यवस्थित रखवा, डायरेक्शन आपका रहता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना, उसमें इन लोगों का उतना ही कमिटमेंट पूर्ण और जिम्मेदारी पूर्ण रोल रहता है, जिसके लिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते बल्कि इनके प्रति बहुत आभारी हैं। हम जब से सुबह से यहाँ आए हुए हैं तब से हम सर से ज़्यादा टाइम अंकित भैया के साथ बिता चुके हैं। अंकित भैया पहले हमको 2-3 बार घुमा भी चुके हैं, इन्होंने हमें सबसे पहले ब्रीफ करा। आइए सर आगे की तरफ मूव करते हैं। सरस्वती कक्ष के बाद बारी है अब यमुना कक्ष की, जिस पर हम एंटर करने जा रहे हैं। और किताबें तो है ही, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिजर्व करके रखे गए। सर थोड़ा सा बताइए और यहाँ के बारे में। हमारा ये यमुना कक्ष है जहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस की क्लासिफिकेशन के दौरान तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं, ख़ास तौर से इकोनॉमिक्स है, रिलीजन है, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, वो उसकी किताबें यहाँ पर हैं, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, उसकी किताबें यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कि शायद इंडिया में उसे बहुत ही रेयर सेक्शन की संज्ञा दी जा सकती है, न्यूज़पेपर सेक्शन। ये न्यूज़पेपर सेक्शन है जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में शायद इतना वर्सेटाइल और इतना पुराना सेक्शन और इतना वेल मेंटेन अवस्था में शायद ही अन्यत्र कहीं उपलब्ध हो। और इस सेक्शन में आइए, इस सेक्शन में हमारे पास 1868 से अभी तक के समाचार पत्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हमने बहुत ही वेल मेंटेन अवस्था में रखा है। और ये 100 साल 50 साल पुराने अखबार भी हम 1 से 2 मिनट के अंदर आम आदमी को दिखाने की स्थिति में हमेशा रहते हैं। एक बड़ा जेनरिक सा क्वेश्चन है मेरा न्यूज़पेपर को लेके कि न्यूज़पेपर क्यों प्रिजर्व की जाते हैं, इनकी क्या आवश्यकता पड़ती होगी लोगों को? डेफिनेटली हाँ, लाइब्रेरी वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक हर जो भी संस्थाएं सरकार ने बनाई हैं उनके एक ऑब्जेक्टिव है कि इस संस्था को इसलिए बनाया जा रहा है। उसी तरह लाइब्रेरी इसलिए ही बनाई गई है कि जो हमारी जो रिटन डॉक्यूमेंट हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखें। मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल के पास या कोई संस्था 1 साल 2 साल या 5 साल से ज़्यादा उसके पास ना इतनी स्पेस है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। ऐसी स्थिति में लाइब्रेरी की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं ये नहीं कह सकता, हमारे पास तो एवरी डे
मैं ओकेजनली नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जबकि 10-5 लोग इस पर्पस से ना आते हों कि सर हमें 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल पुराना अखबार दिखा दीजिए। तो अगर बीइंग ए लाइब्रेरी हमने ये चीज़ों को प्रिजर्व ना किया होता तो हम इनको कैसे दिखा पाते। तो इसलिए लाइब्रेरी की ये पहली जिम्मेदारी है कि इस तरह के कलेक्शन हम अपने यहाँ रखें, ना केवल रखें, इनको कंजर्व करें आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ियाँ 100 साल पहले देखें कि उस तरह विज्ञापन किस तरह का आता था, उस समय की परिस्थिति, प्रोडक्ट किस तरह के थे, जो 100 साल पहले कुंभ हुआ था उस समय का घटनाक्रम था क्या था, उस समय की पिक्चर्स किस तरह के थे, न्यूज राइटिंग किस तरह की थी। ये सारी चीज़ों की जानने के लिए समाचार पत्रों से अच्छा माध्यम शायद कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लोकल, प्रदेश से, देश से, कई बार विदेशों से लोग आते हैं जिनकी अपेक्षा रहती है पुराने न्यूज़पेपर पर। फॉर एग्जाम्पल अभी महाकुंभ का पर्व संपन्न हुआ, हमारे पास शायद मेरे ही पास पिछले 10 महाकुंभों का डॉक्यूमेंटेशन था। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी मीडिया के द्वारा जो रिसर्च वर्क किया गया पिछले कुंभों के विषय में जानकारी करने के लिए, उन्हें हमने, चूंकि हमारे पास उस कालखंड के पेपर उपलब्ध थे इसलिए मैं उन्हें उपलब्ध करा सका। अभी हाल में ये बहुत ही यहाँ पर शेयर करने के लिए आवश्यक है ये घटना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि इस कट ऑफ डेट के अंतर्गत जिन लोगों के पदों के फॉर्म का विज्ञापन प्रकाशित हो गया था उनको हम पुरानी पेंशन देंगे, और जिन लोगों ने इस कट ऑफ डेट के बाद का विज्ञापन हुआ था उन्हें हम नई पेंशन देंगे। मोस्टली लोगों के पास वो विज्ञापन था ही नहीं। आज से 10 साल 15 साल पहले वो विज्ञापन हुए थे। इतनी सिंसियर छात्र या युवा कहाँ इतनी सिंसियरिटी होती है या तमाम बाध्यताएं होती हैं कि हमारे पास 15 साल पुराना विज्ञापन हो। हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग आए जिन्होंने कहा कि हमें सर विज्ञापन की ज़रूरत है, चूँकि उससे हमारी पेंशन का मैटर डिसाइड होना है। और हम लोगों ने लगातार सैकड़ों लोगों को उनके विज्ञापन बहुत ईजिली उपलब्ध कराए। तो ये तभी हो सका जबकि हमारे पास इतना कलेक्शन इतनी अच्छी स्थिति में उपलब्ध था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये पूरी एक केस स्टडी है इसको प्रिजर्व करने की। हम अपने जो बहुत ही पुराना बहुत वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि इस स्थिति में है कि उसको डिजिटाइज करा लिया जाए और काफ़ी ब्रिटिल हो गया है, उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए जब तक उसे प्रॉपर साइंटिफिक कंजर्वेशन नहीं मिलता है, अपने लेवल पर हम उन्हें बफर पेपर के द्वारा उनको कंजर्व करते हैं। ये बफर पेपर है जिस पर हमने इन समाचार पत्रों को बाउंड करके रखा हुआ है। इसे श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी से हम मंगाते हैं। ये हैंडमेड पेपर है। इसके द्वारा हमारी इस मटेरियल को हम मॉइस्चर से, डस्ट से, एसिडिटी से काफ़ी हद तक बचाने में सफल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे इस मटेरियल की एज काफ़ी बढ़ जाती है। गंगा कक्ष में पहुंचे हैं और गंगा कक्ष ही ऐसा कक्ष है जहां पर किताबों को प्रिजर्व किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 फ्लोर है। बाकी सारी पूरी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो 1 फ्लोर की बिल्डिंग मिलेगी, इधर 2 फ्लोर है। रीडिंग हॉल भी 2 फ्लोर का है, लेकिन वहाँ कुछ दूसरे तरीके का 2nd फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर है किताबें रखी हुई। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसको क्यों गंगा कक्ष कहा गया। ये हमारी लाइब्रेरी का गंगा कक्ष, जैसा कि बहुत ही सोच समझ के नाम रखा गया है। इसकी डाइवर्सिटी और इसकी डेप्थ गंगा की तरह ही इसकी पहचान है। हमारे इस हॉल में बहुत बड़े पैमाने पर सब्जेक्टों को हमने रखा है, जैसे हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मनी, फ्रेंच। इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनको क्लासिफाइड करके यहाँ पर रखा है। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर का कलेक्शन यहाँ पर है। हमारे फ्रीडम मूवमेंट का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो संस्कृत, उर्दू की किताबें यहाँ पर हैं। और ख़ास बात यह है कि उन किताबों की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वो किताबें कई बार 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी तक हैं।
तो इसीलिए इसका नाम गंगा रखा है। और जहाँ तक आपने बात की कि इसकी डबल स्टोरी होने की बात, तो जैसा कि बताया गया है कि पहले मैंने आपसे कहा कि लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है कि हमारे पास हजारों किताबें हर साल जुड़ती हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग एक्सपेंशन का स्कोप नहीं बन पा रहा है। तो मैंने उसके लिए ये स्पेस मैनेजमेंट के लिए तहत ये चीज़ें की हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि स्पेस मैनेजमेंट के अध्ययन के लिए कुछ चीज़ों को ये जो हमने किया है, इसकी जो सेल्विंग की है, इतनी पसंद आई कि कई इंस्टीट्यूशन स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए जब इसे बताते हैं तो वो उसे दिखाने के लिए यहाँ आते हैं कि देखिए उन्होंने किस तरह से स्पेस मैनेजमेंट किया है। अरे वाह, क्या। अच्छा सर, स्पेस मैनेजमेंट के साथ ये कुछ किताबें रखी हुई हैं। अभी जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे इस इंटरव्यू की, इस पॉडकास्ट की, तो इसकी बात कर रहे थे सर कि एक पेपर के बीच में प्रिजर्व की जाता है। आप इसको डिटेल में देखें, आप बताएंगे ना डिटेल तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगी। ये कुछ हमने अभी जो अपने लाइब्रेरी के कंप्लीट रिनोवेशन का प्रोजेक्ट चलाया, उसमें 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी इस बिल्डिंग का कंजर्वेशन और रिनोवेशन। दूसरी चीज़ थी लाइब्रेरी में आईटी इंटरवेंशन, ताकि हम आधुनिक चीज़ों को यहाँ पर ला सकें। और तीसरी चीज़ थी हमारा जो रेयर बुक है, जो कि हमारा बहुत वास्ट और बहुत बड़ा कलेक्शन है रेयर बुक का, उस रेयर बुक का कंजर्वेशन। तो उस तीसरे प्रोजेक्ट के रूप में हमने अपनी रेयर बुक को कंजर्व किया है। और चूंकि लिमिटेशन था फंड का, तो पहले उसमें हमने एक ये बैरियर लगाया कि हम उन्हीं बुक को कंजर्व करेंगे जो कम से कम 100 साल पुरानी है, ऐसी या जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। इस तरह से हमने करीब 1500 किताबों का कंजर्वेशन कराया है। खाली कंजर्वेशन नहीं कराया है, उनको कंजर्व किया है, उनका डिजिटाइजेशन कराया है, उनका मेटा डेटा बनाया है, उनकी प्राइसिंग कराई है, उनकी बाइंडिंग कराई है, ये सारे काम कराए। प्लस हर बुक की, जैसे कोई बुक उर्दू, अरबी, फारसी की है, तो उसका बहुत सारा कंटेंट आम आदमी नहीं जानता है। तो मैंने हर उस बुक की, जो कि उर्दू, अरबी, फारसी की है या संस्कृत की है, एक समरी पैराग्राफ बनवाया है कि वो उस बुक का कंटेंट क्या है। ये सारी चीज़ें इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कराई हैं। ये जो बुक्स हैं, जैसे ये किताब, जैसा मैंने कहा, ये किताब 1861 की है, लंदन से प्रकाशित है। और ये इतनी ज़्यादा ब्रिटिल थी कि इसके पेजों को हम पलट भी नहीं सकते थे। तो इसका IGNCA के थ्रू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से हमने इसका सबसे पहले कंजर्वेशन कराया है। आज ये किताब इस स्थिति में है कि इसका हम पूरी तरह से इसकी बाइंडिंग को पूरी तरह से खोल सकते हैं, इसे आराम से पलट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिजिटल कॉपी भी हमारे पास है, तो हम इसको अगर आवश्यकता नहीं है तो डिजिटली भी अपने रीडर को उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ऐसी ऐसी परतें खुल रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो शायद हम नहीं जानते, और प्रैक्टिकली दुनिया में वो कैसे पॉसिबल है, कैसे किया है, ये तो सर ही जाने। सर, बेसिकली जब स्पेस मैनेजमेंट की बात अभी सर कर रहे थे, तो ये इस तरीके की चीज़ें कोई सही चीज़ अगर दिमाग में आए और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इसकी प्लानिंग आप अच्छे से करें, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और ये वो एग्जाम्पल है जो हमारे शहर यानी प्रयागराज, इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी कर रही। संस्थानों को किस दिशा में ले जाना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका मुखिया किस तरीके की सोच रखता है। ये बात आज अभी तक के इंटरव्यू, पॉडकास्ट या लाइब्रेरी विजिट के दौरान हमने जानी, सीखी। सर, पहले जब यहाँ एडमिशन होता था उसका प्रोसेस दूसरा था। जब से आप आए, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, थोड़ा सा उन चीज़ों पे भी बताइए। जो प्रक्रिया थी हमारे यहाँ, किसी का रजिस्ट्रेशन कराना है या यहाँ की मेंबरशिप लेना है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना है और उसे इस प्रोसेस को करना है कि किताबें घर ले जाना है, तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी से उस फॉर्म को अटेस्ट कराना रहता था।
या किसी बच्चे को मेंबरशिप लेनी है तो उसे अपने गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी था, उनकी कंसेंट आवश्यक थी। या जो हमारा फॉर्म था वो इतना टिपिकल था कि बहुत लेंदी फॉर्म था, उसमें कम से कम 20-25 पैराग्राफ थे। या इस तरह के लिमिटेशन थे कि जैसे इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर कंपटीटर हैं जो कि दूर दराज से क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं और कमरे लेकर रहते हैं, तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन था कि वो अपने जो मकान मालिक हैं जहाँ पर वो रहते हैं उनसे इस तरह की कंसेंट लें कि वो उनके यहाँ रहते थे। मुझे लगा कि इसमें से हमें अपनी सुरक्षा और अपने कलेक्शन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च है। लेकिन मैंने ये भी विचार किया कि उन चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आज के दौर में उनकी उतनी अधिक प्रासंगिकता नहीं रह गई है। उन्हें अगर हम हटा भी लेते हैं तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो राजपत्रित अधिकारी से फॉर्म को अटेस्ट क्यों कराए? कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी डिग्निटी है, उसकी अपनी पहचान है, इतना पर्याप्त है, वो भारत का नागरिक है। तो और हम तो यूनेस्को मैनिफेस्टो के अनुसार पब्लिक लाइब्रेरी तो वो फोरम है कि ओपन फॉर ऑल, हम तो इंटरनेशनल सारे लोगों को अपने आमंत्रित करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे इस तरह के लोगों को अटेस्ट फॉर्म का अटेस्ट कराना, पेरेंट से चीज़ों को अटेस्ट कराना, फॉर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, उसमें जितनी आवश्यक चीज़ थी, नाम, पता, घर का पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों को मॉडिफाइड किया। और जो मेंबर बनने के तरीके थे उनको मॉडिफाइड किया और उन्हें अपडेट किया। इससे निश्चित रूप से जो अननेसेसरी बर्डन पड़ता था लोगों के अंदर कि वो फॉर्म लेके इस काम के लिए घूमा करते थे कि फलाना अधिकारी हमारा फॉर्म अटेस्ट कर दे, और वो फलाना अधिकारी इसलिए भाव करता था कि हम अटेस्ट क्यों कर दें। ये सारी चीज़ें, इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। हमारी और रीडर्स के बीच सीधा इंटरेक्शन हुआ, हम लोगों के बीच सीधा, क्योंकि उसमें मीडिएटर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एक आदमी लाभ लेना चाहता है और एक संस्था का उद्देश्य ही आपको लाभ पहुंचाना है, तो इसमें हमें नहीं लगता था किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता थी। ऐसे तमाम प्रावधान जो कि उपयोगी नहीं रह गए थे या जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं रह गई थी, उनको हम लोगों ने बाकायदा प्रक्रिया के तहत उनको हटाया और उससे हमारी रीडरशिप बढ़ने में, हमारे यहाँ पाठकों को आने में और पाठकों की कठिनाइयों में भी कमी आई। एक चीज़ और इसी पे ऐड करेंगे, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग मैगजीन लिख रहे हैं, जो कुछ कोई अपने टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया है कोई चीज़ को पाने, या कोई चीज़ अगर वो देखना चाहते हैं, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर सेगमेंट पे बात करते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए लोग आए, तो क्या आए उनको तुरंत मिल गया या कोई प्रोसेस है इसके बीच? कोई प्रोसेस नहीं है। एक आम आदमी के लिए तो सिर्फ वो यहाँ पर आए, उसके लिए उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। वो भारत का एक सम्मानित नागरिक है और उसका ये अधिकार है कि वो कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी कंटेंट देखना चाहता है, तो ये उसका अधिकार है। और बीइंग ए लाइब्रेरियन, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर वो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसे ईजिली वो अवेलेबल कराएं। सिर्फ बात इतनी होती है कि यदि वो व्यक्ति कहता है कि मुझे उसकी फोटो स्टेट चाहिए, अगर फोटो स्टेट की ज़रूरत होती है तो हम एक 3 लाइन का फॉर्म होता है, उसमें ये डिक्लेरेशन होता है कि मुझे ये पुस्तक के इतने पेजों की आवश्यकता है, या इस न्यूज़पेपर की आवश्यकता है, या इस मैगजीन की इस पेज की आवश्यकता है, और ये काम मुझे अपने अध्ययन, स्वाध्याय या रिसर्च पर्पस से, इसका हम कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करेंगे, और हम उन्हें वो मुहैया करा देते हैं। तो और अगर जो व्यावसायिक वाले लोग हैं वो कोई चीज़ चाहे तो व्यवसाय को भी हमारा फिर जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके कि अगर किसी बुक का या किसी स्टडी मटेरियल का कोई कॉपीराइट बाउंडेशन है तो हम फिर उसके लिए जिम्मेदार नहीं, फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम किस हैसियत से किसी के जिसका कॉपीराइट किसी दूसरे के पास है, उस मटेरियल को हम किसी दूसरे को कैसे अवेलेबल करा सकते हैं।
ये तो उसी का अधिकार है जो उसका रियल ऑथर है या जिसके पास उसके कॉपीराइट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी को उसे सुविधा दे या ना दे। लेकिन हमारे बीइंग ए प्रोफेशनल हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम कॉपीराइट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करें। अच्छा सर, कोई ऐसी पर्सनैलिटी याद आती है जो यहाँ के रीडर रहे हैं, वो इतने 100 सालों में? पर्सनैलिटी क्या, ये तो अगर हम इस पर तो बात करें तो ये कितनी देर बात कर सकते हैं। आपके कला, साहित्य, न्याय, संस्कृति, विज्ञान, डिप्लोमेसी के क्षेत्र के लोग हैं जो इस लाइब्रेरी से मोटिवेट नहीं हुए हैं, जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया हो। चाहे वो न्यायविद हों, चाहे देश के एक नहीं अनेकों प्राइम मिनिस्टर हों। पंडित नेहरू हमारे रेगुलर विजिटर थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे रेगुलर विजिटर थे। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, एक बार लाल बहादुर शास्त्री कहीं बाहर गए थे, जो संस्मरण उन्होंने सुनाया था यहाँ पर अपने यहाँ के शताब्दी समारोह के दौरान। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप तो इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती है, तो सरस्वती तो नहीं दिखती है। तो वो बोले कि दिस इज द प्लेस वेयर सरस्वती इज, ये वो जगह है जहाँ पर सरस्वती है। तो इसकी तो बहुत बड़ी श्रृंखला है जो कि इस लाइब्रेरी से मोटिवेट हुए हैं। एक और बड़ा स्मरणीय सुनाना चाहेंगे, 1940 के दौरान का बड़ा चर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, उसमें जो उसकी नायक और नायिका है चंदर और सुधा, उसकी मुलाकात इसी लाइब्रेरी में होती है। हाँ, तो एक जगह आता है इस तरह के इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो कि इस लाइब्रेरी से निकले। मैंने व्यक्तिगत जीवन में देखा कि मैं बड़े ब्यूरोक्रेट से मिला, ऑफिसर से मिला, और जब उन्होंने बात पूछा कि आप कहाँ से आए तो मैंने जब परिचय दिया तो बोले, अरे मैं तो उस लाइब्रेरी का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ पर रहकर मैंने पढ़ाई की है। तो ये गौरव का विषय है और इसकी एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है इस पुस्तकालय की, जिसने कितने फ्रीडम फाइटर्स को, कितने प्राइम मिनिस्टर्स को, कितने नौकरशाह को, कितने न्यायविदों को, कितने साहित्यकारों को प्रेरणा दी है, और ये उनकी अध्ययन और सृजन स्थली रही है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ये भी फील होगा कि किस लेगेसी को आप फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। वही प्राइड, उसी तरीके का एटमॉस्फेयर और वही सारी चीज़ें जो पुराने टाइम से चली आ रही। तो ये परंपराओं का नगर है, परंपराओं का देश है। सर फिर से वहीं से लौट के आते हैं जहाँ से शुरू किया, इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है थॉर्नहिल माइनिंग मेमोरियल, और जब आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तब भी लिखा हुआ, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। इस बिल्डिंग का नाम, जैसा कि आपने इसके एंट्री पॉइंट में देखा होगा, लिखा है थॉर्नहिल माइनिंग मेमोरियल। ये दो महानुभाव थे जिनका कि प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद से बड़ा नज़दीक का संपर्क रहा। दोनों अंग्रेज अफसर थे और वो इलाहाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसे प्रयागराज के कमिश्नर के रूप में आदि विभिन्न कालखंडों में। थॉर्नहिल और मायने साहब यहाँ पर कमिश्नर, जैसा कि मैंने बताया कमिश्नर, जब इस बिल्डिंग की शुरुआत हुई और यहाँ पर ये हुआ कि इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को बनाया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये दोनों लोग उस समय कमिश्नर थे, तो जमीन आवंटन में, धन बजट आवंटन में और तमाम चीज़ों में उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। तो उनका इस बिल्डिंग के बनाने में, उस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मायने साहब थे, थॉर्नहिल साहब की यहाँ अदन की खाड़ी में यहाँ से जाते समय 1868 के दौरान डेथ हुई, और जो मायने साहब थे उनकी डेथ 1872 के दौरान हुई। और जब थॉर्नहिल साहब खत्म हो गए
तो मायने साहब ने यहाँ पर एक थॉर्नहिल मेमोरियल ट्रस्ट बनाया और उस मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से धन संचय करना और इस लाइब्रेरी को और ज़्यादा इनरिच करने की दिशा में काम किया। लेकिन ये लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके पहले जैसा कि मैंने बताया आपको 1872 में मायने साहब की भी डेथ हो गई। तो जब दोनों लोगों की डेथ हो गई तो जो वो ट्रस्ट था और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक थे उनके मन में ये आया कि इस बिल्डिंग को इन दोनों लोगों की मेमोरी के रूप में याद किया जाए और इस तरह से इस बिल्डिंग का नाम थॉर्नहिल मायने मेमोरियल रखा। एक रोड भी है इलाहाबाद में थॉर्नहिल रोड का। थॉर्नहिल रोड। हाँ, तो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें कि जब आप पहुंचेंगे वहां तक तब आपको बड़ी सरप्राइज करेंगी और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट अभी और भी बातचीत करेंगे तो और पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम विजिट करने आए थे और ये कोशिश थी कि आपको भी दिखा सके कि हमारी ये पब्लिक लाइब्रेरी कैसी है। तो सर चलते चलते एक कोई मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को, व्यूअर्स को, जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तकालय में, ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, समाज के सभी वर्गों का यहाँ पर स्वागत है और ऐसा कोई तबका नहीं है, ऐसा कोई उम्र का व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भाषा भाषी नहीं है जिसके लिए हमारे पास जो उसके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री उपलब्ध ना हो।